नमस्ते डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज डीम। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। तो इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और एक सेट में ये प्रैक्टिस सेट 1 है जिसमें कि एंशिएंट हिस्ट्री के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और हर एक सेट में 10 क्वेश्चन रखेंगे ताकि बहुत ज़्यादा आपका समय भी ना लगे और आपका रिविजन भी होता चले। तो इस सीरीज़ से आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे पहले उस पर बात कर लेते हैं। देखो, किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खासतौर पर यूपीएससी और स्टेट पीएससी। तो स्टेट पीएससी में आपने देखा होगा कि एज इट इज़ जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, लेकिन यूपीएससी में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन यूपीएससी के कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। उन्हीं टॉपिक से बार बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है। तो जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री के मामले में आपने देखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म से संबंधित है, मौर्य साम्राज्य से है, गुप्ता पीरियड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल लगभग, ठीक है। संगम पीरियड, ठीक है, तो इनसे पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज में आप ये जान पाएंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप ये जान पाएंगे कि कौन से टॉपिक से आपको ज़्यादा, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरा है कि आप लेवल को जान पाएंगे कि उसका यूपीएससी का लेवल क्या है। जो जो मार्केट में आप टेस्ट सीरीज वगैरह देखते हैं, ठीक है, तो वो तो करनी ही चाहिए आपको, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करना, मतलब आपको ज़रूर करनी चाहिए। किसी की भी करो, आप फ्री में करो, चाहे मार्केट से लेके करो, चाहे पेड करो, ठीक है, लेकिन करनी चाहिए टेस्ट सीरीज। लेकिन वो टेस्ट सीरीज़ कभी भी यूपीएससी के लेवल को मैच नहीं कर पाती हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं मैच कर पाते हैं। यूपीएससी का अपना अलग ही एक लेवल है, तो उस लेवल को अगर आपको मेंटेन रखना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। और तीसरा है कि आपको डायरेक्शन मिलती रहती है कि भाई अगर आपकी तैयारी किसी टॉपिक को आपने पढ़ रखा है तो यूपीएससी में अगर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले रहे हो तो इसका मतलब सही है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो 3 कथन दिए गए हैं और आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि पूछा क्या गया है। यहाँ पूछा गया कौन से कथन सत्य हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं कौन से कथन असत्य हैं, तो जो सही है वो बताना है आपको। 3 कथन दिए गए हैं। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित हैं, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं, ठीक है। तो सही वाले बताने हैं। देखो, पाणिनि जो थे, इन्होंने, आपने पढ़ा होगा कि अष्टाध्यायी की रचना की थी, जो संस्कृत के व्याकरण की रचना की थी जिसको अष्टाध्यायी कहा जाता है, और वो की थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, आज से लगभग 2600 साल पहले, ठीक है। जबकि पुष्यमित्र शुंग यानी जो शुंगा डायनेस्टी थी, शुंग डायनेस्टी, शुंग वंश, वो तो मौर्य वंश के बाद में आया था, तो उनसे संबंधित तो है नहीं पाणिनि, ठीक है। तो पहला वाला तो गलत हो जाता है। तो जैसे ही पहला वाला आप होगा तो एलिमिनेट कर सकते हो, यानी ए नहीं होगा और डी वाला तो नहीं होगा, 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। दूसरे में कहा गया अमर सिंह जो है वो हर्षवर्धन से संबंधित हैं। तीसरे में कहा गया कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। देखो भाई, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिनकी उपाधि विक्रमादित्य थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, वो आपको याद रखने चाहिए। उनमें एक कालिदास थे, धन्वंतरी थे, अमर सिंह थे, क्षपणक थे, उसमें वराहमिहिर थे, उसमें शंकु थे, उसमें बेताल भट्ट थे। तो ये जो 9 रत्न थे, ठीक है, तो अमर सिंह जो है वो हर्षवर्धन से संबंधित नहीं थे, वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय से ही संबंधित थे, यानी दूसरा वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, ठीक है। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की थी। कालिदास जो थे, इन्होंने, इनकी रचनाएं भी पूछ ली जाती हैं, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, विक्रम और वशीयम जो है वो कालिदास की रचना है, मेघदूत कालिदास की रचना है, ठीक है। तो ये रचनाएं भी आपको याद रखनी चाहिए। तो अमर सिंह जो है हर्षवर्धन से नहीं, तो दूसरा वाला भी गलत हो जाता। तीसरा वाला सही है क्योंकि कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के एक नवरत्नों में से एक थे। तो सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा और चौल किस लिए विख्यात थे। तो कुछ स्थान होते हैं, उनसे पूछ लिया जाता है कि वो किस लिए प्रसिद्ध थे प्राचीन काल में। ये गुप्त राजवंश के समय की बात के बारे में पूछा जा रहा है। तो विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे ये, या शक्तिशाली राज्यों की राजधानियाँ थीं, या फिर उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान थे, या फिर बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। तो ये जो तीनों स्थान हैं, घंटाशाला, कदूरा तथा चौल, ये जो हैं विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे, ठीक है। तो ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब जैसे कि इसी टॉपिक से अगर यूपीएससी दोबारा कभी क्वेश्चन बनाएगा तो इसी टॉपिक को थोड़ा बदल के पूछ लेगा कि कौन भारत के पश्चिमी तट पर बंदरगाह स्थित था, कौन पूर्वी तट पर स्थित था। तो जो चौल है बंदरगाह,
जो था वो पश्चिमी भाग में स्थित था, जहाँ से रोमन साम्राज्य से व्यापार होता था, ठीक है, पश्चिमी देशों से होता था। जबकि घंटासाला और कदूरा ये पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी में स्थित ये बंदरगाह थे जिनसे पूर्वी देशों से व्यापार हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कठिन हो जाता है, टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिए गए वो सारे ही लगभग समान रूप से हैं। पहला है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, यानी निर्वाण की अवधारणा की व्याख्या, सटीक व्याख्या कौन करता है। तृष्णा रूपी अग्नि का शमन हो जाना, या फिर स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, या फिर परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, या फिर धारणातीत मानसिक अवस्था, किसको कहते हैं, निर्वाण की अवधारणा क्या होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन है। तृष्णा रूपी अग्नि का शमन मतलब सारी इच्छाओं का समाप्त हो जाना, चाहे लोभ से संबंधित हो, चाहे वो सांसारिक माया मोह नष्ट हो जाना। ठीक है, तो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन हो जाना ही निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, बाकी सारे ऑप्शन भी लगभग मैच होते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन कुछ टफ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। तो सत्य बताने आपको कौन से हैं, 3 कथन दिए गए हैं यहाँ पर सिंधु सभ्यता के लोगों के बारे में। तो पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। उनके मतलब सिंधु सभ्यता के लोगों के, तो उनके विशाल महल उस ज़माने में तो होते नहीं थे सिंधु सभ्यता के समय में, तो ये वाला तो गलत हो गया। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि वो मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुपति शिव की पूजा करते थे, तो दूसरा वाला तो सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इतिहासकारों ने यह पाया है कि कोई भी युद्ध होने के कभी साक्ष्य नहीं मिले हैं अभी तक। ठीक है, वे बड़े शांतिप्रिय लोग थे, तो तीसरा वाला भी गलत हो जाता है, यानी कि आपका दूसरा सही है, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। यानी इनमें से कोई 3 ऐसे हैं जो एक ही काल में थे और एक कोई ऐसा है जो उस काल में नहीं था। ठीक है, तो ऐसे कौन से 3 ऐसा कौन सा है जो उन तीनों के समसामयिक नहीं था। देखो, बिंबिसार, ध्यान रखना, बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज मत हो जाना। बिंबिसार जो थे, इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और इन्होंने गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध को संरक्षण प्रदान किया था, तो ये तो 2 एक साथ इनका संबंध है, यानी समकालीन हो गए। और बिंबिसार का जो विवाह हुआ था वो कौशल के राजा की बेटी के साथ में हुआ था, जो कि प्रसेनजित की बहन थी, तो ये 2 रिश्ते में हो गए। ठीक है, तो गौतम बुद्ध, बिंबिसार और प्रसेनजित ये तीनों समकालीन थे, जबकि मिलिंद नहीं थे, तो यही वाला इसका मिलिंद ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मिलिंद, क्योंकि यहाँ पूछा गया इन तीनों के समसामयिक कौन नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। ठीक है, तो दोनों को मैच करके भी कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। आपको वो बताना है कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे, समानताएं बतानी है। तो पहला है कि तप और भोग की अति का परिहार, परिहार मतलब किसी चीज़ को कम करना, रोकना मतलब। ठीक है, दूसरा है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, यानी वेदों की प्रामाणिकता के प्रति आस्था न रखना। ठीक है, सी है कर्मकांडों की फलता का निषेध। चौथा है प्राणियों की हिंसा का निषेध, यानी अहिंसा। तो ऐसे कौन से तत्व हैं जो दोनों ही धर्मों में माने जाते थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। देखो भैया, जो तप और भोग की अति का परिहार, यानी दोनों चीज़ों का पर रोक, यानी मना करना उस चीज़ को। ठीक है, रोकना। तो जो घोर तप है उसकी अवधारणा जैन धर्म में तो विद्यमान है, क्योंकि उसमें जैसे आपने देखा होगा संलेखना विधि। ठीक है, प्राण त्यागने की जो संलेखना विधि है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैसे प्राण त्यागे थे। ठीक है, तो वो जैन धर्म में तो विद्यमान है, लेकिन घोर तप या तप की अवधारणा बौद्ध धर्म में नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग को मानता है। ठीक है, तो ना ही ये वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरा है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, यानी वेदों के प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, ये दोनों ही धर्मों में विद्यमान है। वेदों को नहीं मानते, ना ही बौद्ध धर्म और ना ही जैन धर्म, यानी बी वाला सही हो जाएगा। सी है कर्मकांडों की फलता का निषेध, यानी कोई कर्मकांड करने से उनका कोई फल मिलेगा, इसको भी दोनों ही धर्म नहीं मानते।
ठीक है। डी है प्राणियों की हिंसा का निषेध, तो अहिंसा को भी दोनों ही धर्म मानते हैं, ठीक है। तो ये बी, सी और डी ये सही है तीनों, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 मुझे लिखना चाहिए था, 1 2 3 4, ठीक है। वो आप समझ जाओगे, इतना तो समझ ही जाओगे। तो पहला वाला नहीं होगा सिर्फ, बाकी दूसरा तीसरा चौथा होगा, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं। तो अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें से कौन से शिलालेख ऐसे हैं जो संगम राज्य के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं, वो आपको बताना है। तो अशोक का जो दूसरा और 13वां शिलालेख था, ठीक है, रॉक एडिक्ट शिलालेख, वो संगम राज्य के विषय में जानकारी प्रदान करता है। उसमें संगम राज्य ही नहीं बल्कि उसमें चोल राज्य के बारे में, चेर के बारे में, पांड्य के बारे में, इन सभी के बारे में जानकारी प्रदान आपको मिलती है, ठीक है। तो दूसरे और 13वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। 3 स्थल दिए गए हैं और आपको बताना है कि भित्ति चित्रकला के लिए कौन कौन से जाने जाते हैं। तो पहला है अजंता की गुफाएं, दूसरा है लिपाक्षी मंदिर, तीसरा है सांची का स्तूप। तो किनमें भित्ति चित्रकला पाई गई? देखो, अजंता की गुफाओं में तो भित्ति चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं, उसमें भित्ति चित्रकला पाई गई है, ठीक है। उसमें वाकाटक साम्राज्य के जो राजा थे उन्होंने भी चित्रकला बनवाई, और लेपाक्षी मंदिर जो है इसमें भी विजयनगर के राजाओं ने इसको बनवाया था चित्रकलाओं को, ठीक है। लेकिन सांची स्तूप में ऐसा कोई भित्ति चित्रकला के साक्ष्य नहीं मिले हैं, या भित्ति चित्रकला नहीं मिली है, ठीक है। तो पहला दूसरा जो होगा वो सही है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, या फिर जैन धर्म ने, या फिर लोकायत शाखा ने। अणुव्रत सिद्धांत जो है, देखिए 5 महाव्रत जैन धर्म का, इसका आंसर होगा जैन धर्म ने। जो अणुव्रत सिद्धांत है वो जैन धर्म से संबंधित है। 5 महाव्रत हैं, तो 5 महाव्रत में क्या क्या है? सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। ये 5 महाव्रत हैं, इन्हीं को कहा जाता है अणुव्रत सिद्धांत। तो जो शुरू के 4 हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, इनको ये किसने दिए थे? ये पार्श्वनाथ ने दिए थे। और 5वां जो सिद्धांत है ब्रह्मचर्य का, वो महावीर स्वामी ने दिया था, ठीक है। तो ये 5 जो महाव्रत हैं इनको ही अणुव्रत सिद्धांत कहा जाता है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित कौन कौन से हैं? तो ये रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि मृच्छकटिकम, बुद्धचरित, मुद्रा राक्षस और हर्षचरित, और उनके लेखकों या रचनाकार के नाम दिए गए हैं। तो मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक की रचना है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। बुद्धचरित ये वसुबंध की रचना नहीं है, बल्कि ये अश्वघोष ने इसकी रचना की थी, ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है, बिल्कुल सही। हर्षचरित भी बाणभट्ट की रचना है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये 10 क्वेश्चन थे आज के। कैसे लगे आप अपना जो सुझाव है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसको जो है आगे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कैसा रहा आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।